आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टॉपिक है आपका। चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, तब तक हमारे और दोस्त हमसे आके जुड़े, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। एक से 2 मिनट हम वेट करेंगे, नहीं तो अगर कोई अभी लेट आके ज्वाइन होता है तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अब तक इंडस्ट्रियल में 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं। ओके, अब तक आपके मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक कवर कर दिए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर। और वो कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक कवर्ड मैं बता दूं आपको। इंडस्ट्रियल के अंदर ओके, जो सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें जो टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं, इंडस्ट्रियल के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो हमारा कवर हुआ था वो हुआ था असाइनमेंट। तो प्लीज देख लीजिएगा अगर जिन भी बच्चों ने इसे नहीं पढ़ा है। ओके, फिर हमने कवर किया था आपका ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, तो ये तो आपके टॉपिक हो चुके हैं कवर्ड। ओके, कवर्ड टॉपिक, कवर्ड टॉपिक, कवर्ड क्लियर। और आज जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, आज हमारा जो कवर करना है वो है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। गॉट इट, जो अभी हमें कवर करना है ब्रेक इवन एनालिसिस 2 पार्ट में है। अगर एक पार्ट में हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो दूसरे पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और ऑलमोस्ट 2 पार्ट में ही कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन के एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे आपके ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर, आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो उस तरीके से टॉपिक रहेगा। और अभी तक 3 मिनट हो चुके हैं और कोई भी अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। चलिए देखिए, जो ब्रेक इवन एनालिसिस टॉपिक है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। इंडस्ट्रियल के मैक्सिमम जितने भी टॉपिक हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इंडस्ट्रियल में आपके टॉपिक बेसिकली एल्गोरिथम मतलब थ्योरम के ऊपर बेस्ड होते हैं। कुछ स्टेप्स होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसे नहीं डालना है आपको। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर कुछ आपके टर्म्स होंगी आपके ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर, जिन्हें हमें स्टडी करना है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस सबसे पहली बात हम करते क्यों हैं? देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उस प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं कि कब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर किस पॉइंट पे किस पॉइंट से पहले हम लॉस में रहेंगे और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर या किस पॉइंट ऑफ क्वांटिटी पर हम अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हम प्रॉफिट में आएंगे। गॉट इट। तो ये प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू तैयार कर देता है कि किस पॉइंट के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा और किस पॉइंट तक आपको कुछ लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। क्लियर? या आप उस पॉइंट तक लॉसेस में रहेंगे और उस पॉइंट के बाद आप प्रॉफिट में आने लगेंगे। तो ये एक इंडस्ट्री का बेसिक टूल है ब्रेक इवन एनालिसिस। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि आपकी यहाँ पे टोटल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो भी वहां पे टोटल कॉस्ट लगी वो होती है आपकी क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करते हैं
तो वो आपकी होती है फिक्स कॉस्ट प्लस आपका वेरिएबल कॉस्ट। माधव 999 वेलकम। माधव, am I audible? Madhav, Madhav, are you there? Madhav, are you there? Am I audible? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, माधव लगता है मैं सुन नहीं पा रहे। तो यहां पर जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी, दैट टोटल कॉस्ट इज व्हाट, किसी भी प्रोडक्ट की आपका जो टोटल कॉस्ट होगा, टीसी, टीसी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट, इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट एफसी प्लस योर वेरिएबल कॉस्ट। क्या? देखिए, करिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि फिक्स कॉस्ट होता क्या है बेसिकली, है ना, और आपका ये वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है। देखिए, फिक्स कॉस्ट आपकी बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो कि कंपनी को इन्वेस्ट करनी होती है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, या फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करो या ना करो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। फिक्स कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट का वो कंपोनेंट है जो कि कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है बिफोर इट स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एक बात समझ में आती है कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले अगर आप ये कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप, ये कॉस्ट उस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप कितने यूनिट्स बनाने वाले हो, कि जितनी यूनिट्स बनाओगे मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके हिसाब से आपकी फिक्स कॉस्ट क्या बढ़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आप मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हो। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि बिफोर, या आप कह सकते हो सचिन वर्कुट सूरज, गाइस एम आई ऑडिबल? हेलो? Oh, Madhav, you replied so late. Sachin, Suraj, are you there, guys? Madhav, okay. तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं। मैंने यहाँ पे बस आपका ब्रेक इवन एनालिसिस का एक इंट्रो दिया है कि गाइस हम ब्रेक इवन एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर हमें ये पता रहे कि किसी पॉइंट ऑफ क्वांटिटी पर या किसी पॉइंट ऑफ क्वांटिटी तक हम कब तक लॉस में रहेंगे, और उस पॉइंट ऑफ क्वांटिटी के बाद हम कब प्रॉफिट में आना शुरू होंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो इसलिए इसलिए आपकी इवन ब्रेक इवन एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं इतना। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर जो आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो होती है, एक तो आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू आपका होता है यहाँ पर क्या गाइस, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब आगे मैंने बताना शुरू किया था कि फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? माधव, सचिन, सूरज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? यस। अच्छा, क्या आपको पता है कि इससे पहले इंडस्ट्रियल के कितने लेक्चर कवर हो चुके हैं? डू यू नो गाइस हाउ मेनी लेक्चर आई हैव कवर्ड? ओके, फॉर योर रेफरेंस, लुक, आई हैव कवर्ड असाइनमेंट। ओके, तो आप मेरी स्पेशल क्लास में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, रिसेंटली में ही कवर हुआ है असाइनमेंट। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ये आपका जो स्टार्ट हुआ है असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, 1 अप्रैल से आप देखना, 1 अप्रैल से आपको मिल जाएगा, 1 अप्रैल से आपको ये स्पेशल क्लास के अंदर लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, 1 अप्रैल से आपको स्पेशल क्लास के अंदर ये लेक्चर मिल जाएगा। आप वहां देख सकते हो असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के मैंने भी 3 मेथड्स कराए हैं, अभी वहां तक ही मैंने डिस्कस किया है, और डी जनरेसी तक डिस्कस किया है ट्रांसपोर्टेशन में। क्लियर? बस
तो ब्रेक इवन एनालिसिस, अब यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है कि आपका टोटल कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं गाइस। फिक्स कॉस्ट के अंदर मैंने ये बताया कि फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब जो आप मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने से पहले आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, आप लगाते हो, है ना। अब आप नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या ये नंबर ऑफ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा? क्योंकि आप क्वांटिटी बनाने से पहले इन्वेस्ट कर चुके हो, तो ये फिक्स कॉस्ट आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आप बनाने जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब आप यहां पर आपने एक जगह रेंट पे ली है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो। उस जगह का आपका महीने का उस जगह का आपका, जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग, आपने नया नया सेटअप डाला, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपने क्या कहा, आपने कहा कि एक जगह लेनी पड़ेगी जहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपने एक जगह को रेंट पे लिया, तो उसका रेंट आपने पहले पे कर दिया, उसका रेंट आपने पहले पे कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, है ना, रेंट पे कर दिया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया। अच्छा, एक लैंग्वेज और आती है, जरा आप बताना ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट भी हो सकती है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट भी हो सकती है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जाती है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जाती है, वेदर यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग और नॉट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जाती है, चाहे तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो। बताओ यस और नो। सूरज ने आंसर दे दिया, सचिन ने दे दिया, कौशिक का आंसर बाकी है, माधव ने आंसर नहीं दिया। बताओ बेटा, माधव एंड कौशिक, क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट सही है, सूरज ओके, माधव फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर जाती है, ताकि चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करो या ना करो। अरे सिंपल, रेंट तो हर महीने जाएगा ना, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है ना। अब चाहे तुम मैन्युफैक्चरिंग करो या ना करो, उस जगह का जो रेंट है, हाँ वो तो जाएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने 6 महीने का कराया या 2 महीने का कराया, हर 2 महीने बाद वापस से आपको इंश्योरेंस क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये तो फिक्स कॉस्ट है जो कि जाएगा या तो हर साल या हर महीने। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी क्या है इसका, बिल्कुल ये डेफिनेशन भी क्या है, एकदम सही है। ठीक है, टैक्सेस में बेटा बहुत सारी चीजें आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। ठीक है, ये एकदम शॉर्ट है कि रेंट हो गया। ठीक है, अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो या ना करो, टैक्सेस तुम बचा जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग को कम दिखा के। चाहे ठीक है, चाहे आपका ये हो गया हो क्या, इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए, तो फिक्स कॉस्ट हम सबको समझ में आ गया। चलो, तो ये नंबर ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। गाइस यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को डिनोट करेंगे, पता है किससे, एफ से, कैपिटल एफ से हम इसको डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एफ रुपीस, कैपिटल एफ रुपीस। अब हम समझते हैं गाइस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि आप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान आप फेसेस करते हो। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान, ठीक है, जिस कॉस्ट को फेस करते हो वो कॉस्ट होती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ या कम हो सकती है, तो वो कॉस्ट भी आपकी बढ़ या कम हो सकती है। ठीक है, ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ क्वांटिटी के, वेरिएबल कॉस्ट। अब एग्जांपल अगर हम लें कि अगर आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा बनानी है, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी यहां ज्यादा बनानी है तो आपको रॉ मटेरियल यहां पे ज्यादा मंगाना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी ना एक तरीके से। जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी आप बनाओगे उतना ज्यादा आपको यहां पर रॉ मटेरियल भी मंगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी वेरिएबल कॉस्ट की तरह क्वांटिटी की वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? बताओ यस और नो, बताओ यस और नो। दूसरा, अगर आपने यहां पर ज्यादा ऑर्डर आपके पास आए, है ना, ऑर्डर आपके पास क्या है, ज्यादा है, और आपको पता है
किसी भी कंपनी के अंदर जो लेबर होते हैं उनको शिफ्ट में लगाया जाता है, ठीक है, जो लेबर होते हैं उनको शिफ्ट में लगाया जाता है, एक शिफ्ट या दो शिफ्ट। अब अगर आपके पास इस इंडस्ट्री के अंदर क्वांटिटी का ऑर्डर ज्यादा आ गया, तो आपको उन लेबर्स की शिफ्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा या नंबर ऑफ लेबर ज्यादा रखने पड़ेंगे, ताकि वो ज्यादा क्वांटिटी को गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर क्या कर सके, हम बना सके। अगर आपके पास ऑर्डर ज्यादा आया मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको या तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, वर्कर से ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, तो उसका पैसा भी देना पड़ेगा जितना ज्यादा वो काम करेगा, ठीक है, या नंबर ऑफ वर्कर को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आप उस क्वांटिटी को गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर क्या कर सको, रिलीज कर सको। तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी। यस और नो, बताइए, यस और नो। ठीक। दूसरा, अगर इंडस्ट्री ऐसे तो चलती नहीं है, उसको तो पावर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ आपके वर्कर बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ रही हैं, तो पावर कंजप्शन भी तो बढ़ रहा है इनके लिए, इनके हिसाब से आपका पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो आपका पावर कंजप्शन एक तरीके से किस में आ गया, आपके वेरिएबल कॉस्ट में आ गया। यस और नो, बताइए। ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आप बना रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आप यहां पे बना रहे हो, ठीक है। तो आप हमेशा देखना, वेरिएबल कॉस्ट का जो यूनिट होगा ना, वेरिएबल कॉस्ट का जो यूनिट होगा, वेरिएबल कॉस्ट का जो यूनिट होगा, वो होगा आपका रुपीस पर यूनिट। मतलब जितनी यूनिट आप बनाओगे उतना ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे आपने लेट से आपने एक्स यूनिट बनाया, एक्स यूनिट बनाया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, वेरिएबल कॉस्ट इनटू आपका एक्स यूनिट, तो इतना रुपीस आपका क्या आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट की आप यूनिट दे सकते हो, रुपीस पर यूनिट होती है। बोलिए, समझ में आया इतना आप सभी लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, हमने यहां वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट किया है, वीसी तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट किया है मैंने वी से, और वी का यूनिट क्या है, रुपीस पर यूनिट है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वी इंटू एक्स, ओके, दैट इज रुपीस। और यहां का जो वी, वेरिएबल कॉस्ट मतलब वी का यूनिट था रुपीस पर यूनिट, ठीक है, रुपीस पर यूनिट। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स कॉस्ट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, फिक्स कॉस्ट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, और उसका यूनिट रहेगा रुपीस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को डिनोट करेंगे हम वी से, दैट इज इसका यूनिट क्या रहा, रुपीस पर यूनिट, ठीक है। अब आपने कुछ नंबर ऑफ यूनिट बनाई होगी, क्वांटिटी, लेट्स से आपने जो नंबर ऑफ क्वांटिटी बनाई वो कितनी बनाई है, क्यू, आपने क्यू क्वांटिटी बनाई। अच्छा, क्वांटिटी बनाने के बाद आप यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी को जब सेल आउट करोगे, तो आपने जो सेलिंग प्राइस रखी, आपने जो पर क्वांटिटी की सेलिंग प्राइस रखी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वो कितनी रखी, एस, दैट इज इतना रुपीस, दैट मच रुपीस पर यूनिट यू हैव डिसाइडेड कि ये उस यूनिट की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो टोटल कॉस्ट होगी आपकी, टोटल कॉस्ट ये हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट एफ प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो, फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो फिक्स कॉस्ट तो आपका आ ही गया एफ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया, ये था रुपीस पर यूनिट इनटू क्यू, तो आपका इतना रुपीस आपका क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट अप टू इट? नो। अच्छा, तो यहां पे जो टोटल रेवेन्यू आएगा, जब आप उन क्वांटिटी को सेल आउट करोगे, और सेल आउट करने के बाद जो आपको वहां से टोटल रेवेन्यू आने वाला है, वो टोटल रेवेन्यू आपको आएगा यहां पर कितना, अगर सेलिंग प्राइस एस थी, तो टोटल रेवेन्यू जो आप उनको बेच के कमाया, जो बेच के आपको रेवेन्यू मिला, वो कितना मिला, एस क्यू, ओके। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू दैट इज एस क्यू माइनस
एफ प्लस वी क्यू, दैट इज टोटल कॉस्ट। तो दिस इज व्हाट अ प्रॉफिट। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक भी क्लियर है, यहां तक क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है या ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस वो जगह या वो पॉइंट होता है जहां पर आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा हो, जीरो। मतलब ना तो आप घाटे में हैं और ना आप मुनाफे में हैं, ना तो आप लॉस में हैं और ना आप प्रॉफिट में हैं, बट हाँ आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हो कि अब उस पॉइंट के बाद आपको अब क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, हाँ उस पॉइंट से पहले आपको लॉस हो रहा था, बट अब इस पॉइंट के बाद आपको अब क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक, तो ये वो पॉइंट होता है। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है। तो चलिए यहां पे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आप देखिए कैसे इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखिए मैं इसी ग्राफ को यहां पे अब ड्रॉ करूंगा, ये ग्राफ यहां पे बना हुआ है, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैं इसी ग्राफ को यहां पे क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ठीक है, चलिए तो हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो एक बात बताओ, ये थी यहां पर कॉस्ट, है ना, ये यहां पर थी कॉस्ट और ये थी नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना, कॉस्ट और ये थी आपकी क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी। दो ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ये रहा, कॉस्ट क्वांटिटी। जरा प्रेजेंट तो बता दो, पी टाइप कर दो, कितने लोग प्रेजेंट है अभी क्लास में। सूरज एंड सचिन एंड व्हाट अबाउट अदर्स। ओके, तो देखो अगर आप फिक्स कॉस्ट के लिए बनाओगे, है ना, अगर आप यहाँ फिक्स कॉस्ट के लिए बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट तो ये बनेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो नंबर ऑफ क्वांटिटी के इंडिपेंडेंट होता है। फिक्स कॉस्ट आप कितनी भी क्वांटिटी बनाओ ये तो आपका फिक्स है। और अगर आप वेरिएबल कॉस्ट बनाओ, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अगर आप बनाओ, तो देखो आपने अभी देखा कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट, है ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इज वी इंटू एक्स, वी इंटू एक्स। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी आपका टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। तो यहां देखो आपकी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये लीनियर ही तो आएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से लीनियर तो आएगा, v इंटू एक्स वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये हो गया आपका ग्राफ किसका, ये तो हो गया फिक्स कॉस्ट का, है ना, ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट का। और ये हो गया आपका ग्राफ किसका, ये वाला ग्राफ हो गया फिक्स कॉस्ट का, और ये वाला ग्राफ हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट का, है ना, वेरिएबल कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो ऐड कर दो तो इन दोनों का सुपर पोजीशन हो जाएगा, एक तरीके से दोनों ग्राफ का सुपर पोजीशन। तो देखो दोनों ग्राफ का सुपर पोजीशन कैसे होगा, ये देखो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपका यहां पर क्या हो गया, ये देखो ये फिक्स कॉस्ट एफ, फिर ये एज इट इज बन गया, और फिर ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन इसी के पैरेलल आपने यहां पे शिफ्ट कर दी, इसी के पैरेलल आपने यहां शिफ्ट कर दी एक तरीके से। ठीक है, तो आपका ये है टोटल कॉस्ट, ये क्या दिखा रही है आप, टोटल कॉस्ट। क्योंकि आप देखो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट तो आपका था v इंटू एक्स, है ना, v इंटू एक्स। ये देखो जीरो से जो लाइन आ रही थी और ये f था, ठीक, ये था कैपिटल F। तो टोटल कॉस्ट हो गया आपका फिक्स कॉस्ट प्लस v इंटू एक्स। गाइस आपको ये लाइन ऐसे नहीं लग रही, y इक्वल टू c प्लस एम एक्स, यस और नो, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। यहां पे जो कॉस्ट है, यहां पे जो कॉस्ट है वो एक तरीके से y एक्सिस है, और यहां पे जो क्वांटिटी है, यहां पे जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो आपकी क्या है, एक तरीके से ये जो q है एक तरीके से वो यहां पे x एक्सिस है। तो ये तो जो आपका ये हो गया c, ये एक तरीके से c हो गया फिक्स कॉस्ट, और स्लोप हो गया m, m का मतलब क्या, ये v,
ये देख रहे हो आप, m का मतलब क्या, ये v तो स्लोप हो गया इसका, पर ये टोटल लाइन क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी ये जो लाइन है ये टोटल कॉस्ट ही कहलाएगी। यस और नो, यस और नो, बताओ, क्लियर है इतना सबको? चलो अब मैं इसको दोबारा एक बार अलग से पूरा ही बना देता हूं, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कॉस्ट भी दिखाना है ना। तो रेवेन्यू कॉस्ट दिखाना है। अब ये भी हमने देखा कि आपका, ये देखो, तो जो टोटल कॉस्ट की लाइन होती है हम उसको बना रहे हैं ब्लैक से, ठीक है, ये रही टोटल कॉस्ट की लाइन, टीसी, ठीक है, टी टीसी टोटल कॉस्ट, टीसी टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, टीसी टोटल कॉस्ट, मैं लिख देता हूं टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो टीसी ये रहा। अच्छा, अब रिवेन्यू की लाइन बनाते हैं। रिवेन्यू मतलब एस इंटू क्यू, एस इंटू क्यू। अच्छा एक बात बताओ, आप जब बेचोगे, ये तो वेरिएबल कॉस्ट थी, मान के चलो उसको बनाने में 2 रुपीज पर यूनिट लग रहा है, तो जब आप उसकी सेलिंग करोगे तो सेलिंग प्राइस आप वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस आप वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा रखोगे या कम? सेलिंग प्राइस मोर रखोगे। ओके, इसका भी लॉजिक है, इसका भी लॉजिक है, ठीक है, आप इसको ज्यादा ही रखोगे, तो आपका जो एस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, वी। देखो आपका अगर ये ज्यादा होगा तभी आपका ये जो सेलिंग है ये अगर ज्यादा होगा तभी आपका इन दोनों लाइन का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ये था आपका टोटल रिवेन्यू, टी आर, टोटल रिवेन्यू, दैट इज एस इंटू क्यू, ठीक है, एस इंटू क्यू, टोटल रिवेन्यू। समझ में आ गया, समझ में आ गया, टोटल रिवेन्यू एस इंटू क्यू। मैंने यहाँ पे क्यू लिख देना चाहिए था, क्योंकि क्यू है ना यहाँ पे, क्वांटिटी क्यू, हाँ यहाँ पे क्यू लिखना चाहिए था, क्यू। सर रेड लाइन सेलिंग है क्या? हाँ बेटा, रेड वाली सेलिंग है, रेड वाली सेलिंग है। हाँ देखो, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू सूरज, टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू जो तुमको आया वो कितना आया, एस इंटू क्यू, एस तो सेलिंग था, ये टोटल रिवेन्यू आया ना, एस इंटू क्यू। क्लियर? अब देखो टोटल रिवेन्यू तुम्हारा क्या है, जीरो है, सॉरी टोटल रिवेन्यू ये आया। अब देखो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, अगर तुम देखो, अरे बाप रे, हाँ यहां देखो बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या दिखाया था तुमने अभी, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और तुमने कहा था प्रॉफिट जीरो होगा। अगर प्रॉफिट जीरो होगा तो तुम्हारा ये क्या आ गया, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन ही तो है, बताओ, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन ही तो है, यस और नो? ये क्या बता रहा है, दो लाइन का इंटरसेक्शन, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब दो लाइन का इंटरसेक्शन। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन का मतलब हो गया, मतलब आपको यहाँ पे ये क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे ये क्वांटिटी मिल रही है जहां पे आपका टोटल प्रॉफिट जीरो है। ओके, आपका टोटल प्रॉफिट क्या है, जीरो आ रहा है। गॉट इट? टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये वो क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है जिसपे आपका टोटल प्रॉफिट क्या है, जीरो है। समझ में आई बात? ओके, तो यहां से आप निकाल लेते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी सेलिंग प्राइस, जरा एक बात जरा ध्यान रखना, अगर मैं ये टोटल रिवेन्यू, उसको मैं वन बोल देता हूं, टोटल रिवेन्यू वन, अगर मैं सेलिंग प्राइस को कम कर दूं तो स्लोप कम होगा क्या? जैसे ये वाला, ये हो गया टोटल रिवेन्यू वन, सॉरी ये हो गया टोटल रिवेन्यू टू, ठीक है, यहां पे ये S1 था ना, तो टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू टू के अंदर ये हो गया S2Q, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप, लाइन टू का स्लोप कम है ना लाइन वन से? रेड में देखो, लाइन टू का स्लोप, ये लाइन टू का स्लोप लाइन वन के स्लोप से क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि S2 इज लेस देन S1, मतलब तुम्हारी सेलिंग प्राइस कम है। अगर तुम्हारी सेलिंग प्राइस कम है, तुम खुद देखो, अगर तुम्हारी सेलिंग प्राइस कम है तो तुमको नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट वाली जो क्वांटिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, काफी लेट मिलेगी।
नो प्रॉफिट वाली क्वांटिटी क्या मिलेगी, काफी लेट मिलेगी। ब्रेक इवन क्या मिलेगा, काफी लेट मिलेगा। और देखो अगर तुम और ज्यादा, है ना, और भी कम अगर यहां पे कर दो, लेट से ये देख रहे हो, ये एक मिनट, हाँ, टोटल कॉस्ट, हाँ, ये देखो टोटल रेवेन्यू 3। अब आप देख रहे हो ये स्लोप जैसे जैसे कम होता जा रहा है, ये स्लोप जैसे जैसे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हें ब्रेक इवन क्वांटिटी लेट मिलती जा रही है, लेट मिलती जाएगी। मतलब तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है कि कब वो वाला जोन आए जहां पे आपका प्रॉफिट जीरो हो और उसके बाद से आपको क्या मिले, आपको प्रॉफिट मिले। अच्छा एक बात बताओ, अगर रेड वाली लाइन का स्लोप ये हो गया तो, अगर रेड वाली लाइन का स्लोप ये हो गया तो, इसके ही बराबर हो गया तो क्या कभी ब्रेक इवन क्वांटिटी मिलेगी, क्या कभी ब्रेक इवन क्वांटिटी मिलेगी, क्या कभी ब्रेक इंटरसेक्शन होगा लाइन का, कभी नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा। चाहे तुम्हारा यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 4, अगर तुम्हारा इसका स्लोप इसके बराबर भी हो गया ना, जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, जो तुमने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया था, यहाँ पे जो आप अभी इंटरसेक्शन कर रहे थे, ठीक है, ये जो आप अभी इंटरसेक्शन कर रहे थे, ठीक, इंटरसेक्शन किसका, आपने एक तो टोटल कॉस्ट का किया, है ना, ये किया टोटल कॉस्ट का, और रेड वाली लाइन जो मैंने बनाई थी ये आ गई आपकी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, ये आ गया टोटल रेवेन्यू। ठीक, तो इस पॉइंट से पहले आप हमेशा लॉस वाले जोन में रहते हो, लॉस वाले जोन में, लॉस वाले जोन में, और इस पॉइंट के बाद आप हमेशा प्रॉफिट वाले जोन में आ जाते हो, प्रॉफिट वाले जोन के अंदर आ जाते हो। बात आई समझ में, बात आई समझ में। ठीक है, तो जब ये इंटरसेक्शन ही कभी नहीं होगा तो तुम तो हमेशा लॉस में ही रहोगे जिंदगी भर। इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन जितना लेट होगा, ऐसे समझो इस बात को, इंटरसेक्शन जितना लेट होगा तो तुम उतनी देर तक किस में रहोगे, लॉस में रहोगे। यस और नो, यस और नो। अभी हमने यही तो समझा, यहां पर आपका इंटरसेक्शन जितनी लेट होगा तो देखो, आप जल्दी हो गया तो आप लॉस में यहां तक ही थे, अब यहां इंटरसेक्शन हो रहा है तो आपको यहां से लेके यहां तक ये लॉस में हो, अगर यहां इंटरसेक्शन होगा तो यहां से लेके यहां तक लॉस में, उसके बाद प्रॉफिट आएगा। तो ये चीज जानने वाली है कि आपका यहां पे बात रख लो, फॉर प्रॉफिट, ओके, ये आप हमेशा याद रखना, फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए आपका हमेशा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट के लिए आपका हमेशा सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज जिंदगी में कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बोलिए यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, नो, चलो बहुत अच्छी बात। तो यहां पे मैंने यही समझाया आपको, है ना, यहाँ पे यही समझा रहा था मैं आपको कि हमेशा आपका ये क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको निकाल भी सकते हो, आप जब यहाँ पे ये जब इस तरीके से करोगे कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्यू, और टोटल रेवेन्यू हो गई एस इनटू क्यू। आपको ये क्यू निकालना है ना जिसपे आपका प्रॉफिट जीरो था, तो आप यहां पे एस, ओके, यहां पे क्यू कॉमन ले लिया, एस माइनस क्यू इक्वल टू एफ, और ये क्यू एफ डिवाइड बाय एस माइनस क्यू, तो बेसिकली सॉरी एस माइनस वी, है ना, एस माइनस वी। तो बेसिकली ये वो क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है जिसपे आपका प्रॉफिट क्या था, जीरो, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी। ठीक है, ब्रेक इवन क्वांटिटी बोल दिया, ब्रेक इवन क्वांटिटी बोल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन हमें काफी देखने को मिल जाते हैं। क्लियर, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ नोट है इंपॉर्टेंट। तो अभी अभी आपने क्या सीखा, फिर क्वेश्चन करेंगे। एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज व्हाट, जीरो। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे ना तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा, बट ये बात तय है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू कर देगी। ओके, द कंपनी विल अर्न द प्रॉफिट इफ द सेल्स इंक्रीजेस बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट।
तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं। करो करो क्वेश्चन, 2 मिनट देता हूं आपको, 2 मिनट देता हूं, करो। हाँ, क्या है आंसर? क्या है आंसर? अरे हो या चले गए सचिन एंड सूरज? सचिन एंड सूरज हो या चले गए? तो क्या है आंसर बेटा? सचिन तो लगता है निकल लिया। कोई बात नहीं, कर देंगे। चलो करते हैं सॉल्व। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंपनी, पढ़ते जाओ क्वेश्चन। कंपनी है, can be produced by any a company can be produced by any of the 4 process। ओके, कंपनी चारों प्रोसेस में से कोई सा भी प्रोसेस यूज कर सकती है। ठीक, प्रोसेस 1 का फिक्स कॉस्ट है 20 और उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 3। तो इसका टेबल बना लेते हैं एक। ठीक है, इसका एक टेबल बना लेते हैं। ये लो टेबल बना लेते हैं, ये रही टेबल। ठीक, इस टेबल के अंदर हम यहां पे लिख देते हैं प्रोसेस, है ना, और फिक्स कॉस्ट, ठीक, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक, और ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये मैंने टेबल बना दिया। तो इस टेबल में मैंने यहां पे डाल दिया प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक है, ये आ गया एफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो आपकी पहली प्रोसेस थी, आपकी पहली प्रोसेस थी, तो पहली प्रोसेस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो ₹20 है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है ₹3, ₹3 पर पीस। यहां लिख दो, पहली प्रोसेस फिक्स कॉस्ट क्या थी ₹20। ठीक है, ठीक है, ₹20। हेलो वायरल, ₹20। और वेरिएबल कॉस्ट क्या थी आपकी ₹3 पर पीस। अब इसने ये पूरा अगर क्वेश्चन पढ़े तो ये क्या कह रहा है कि अगर कंपनी 4 प्रोसेस के दे रखे हैं इसने, अगर कंपनी यहां पर 100 पीस बनाए, अगर कंपनी यहां पे 100 पीस बनाए तो चारों में से कौन सा प्रोसेस चूज करे।
तो ऐसी दूसरी प्रोसेस का दे रखा है इसने फिक्स कॉस्ट और इसका वेरिएबल कॉस्ट ₹1 पर पीस। फिर प्रोसेस 2 का क्या दे रखा है इसने, फिक्स कॉस्ट और ₹2 पर पीस। प्रोसेस 4 का इसने क्या दे रखा है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है, ₹4 पर पीस। और कंपनी को ऐसे 100 पीस बनाने, तो कौन सा प्रोसेस वो चूज करें। ठीक, तो अगर यहां पे क्यू, अगर आपका यहां पे जो क्यू है वो 100 पीस है, 100 पीस है, और यहां पहली प्रोसेस में जो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है वो ₹3 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया यहां पे 300। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 320। आ गई बात समझ में। ऐसे ही आपका प्रोसेस 2 है, ठीक है, ऐसे ही आपका प्रोसेस 2 है। अब प्रोसेस 2 में देखो, ये रहा प्रोसेस 2, ये रहा प्रोसेस 2। इसमें फिक्स कॉस्ट है ₹50 और वेरिएबल कॉस्ट है ₹1 पर पीस। ठीक, तो ₹50 और 1 इंटू वेरिएबल कॉस्ट थी, सॉरी 2 के अंदर ₹1 पर पीस, तो ये था 100, तो ये हो गया 150। ठीक, ऐसे ही आपका यहां पे प्रोसेस 3 प्रोसेस 3 प्रोसेस थ्री के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 40, ठीक है, 40 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹2 पर पीस। तो ₹40 फिक्स कॉस्ट और ₹2 पर पीस, कितने पीस बना रहे हो 100, कितना हो गया 240। ठीक है, फोर्थ। अब फोर्थ प्रोसेस अगर आप देखोगे तो फोर्थ प्रोसेस के अंदर तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है 10 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ₹4 पर पीसेस। ठीक है, तो 10 फिक्स कॉस्ट थी देखो 4 की, और ₹4 पर पीस आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 4 इंटू 100, तो ये हो गया कितना 410। उसने कहा इसमें से कौन सी प्रोसेस वो चूज करेगा, उसने कहा इसमें कौन सी प्रोसेस चूज करेगा, अरे वो चूज करेगा ना जो उसको सस्ती पड़ेगी, जहां पे टोटल कॉस्ट क्या होगी कम होगी, तो वो आपकी इसको चूज करेगा। आ गया समझ में, क्लियर है, क्या था इसमें। चलें आगे, अब क्वेश्चन करें और, चलो ये वाला तो अभी नहीं, ये करो। कन्वेंशन का 2 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मिनट दे रहा हूं, कर लो। करिए क्वेश्चन। आपकी क्लास का रेगुलर यही टाइम रहेगा सेम, पूरा इंडस्ट्रियल चलेगा, ठीक है, इसी टाइम पे आपका इंडस्ट्रियल चलेगा। तो अगर आपके और भी फ्रेंड्स पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो उनको बोल देना। ठीक है, डेली यही टाइम रहेगा इंडस्ट्रियल का, बोल दीजिएगा। हो गया,
यस, सॉल्व इट। अरे सॉल्व हो गया? ऐसे मत करो यार, अब कुछ तो करो। कर रहे हो ना? ट्राई तो कर रहे हो ना? यस गाइस, व्हाट हैपेंड? 2 मिनट और दे रहा हूं। डन। 1 मिनट बचा है। क्या था क्वेश्चन? कुछ भी तो नहीं है, देखो इजी गोइंग क्वेश्चन है। अ कंपनी इज फेस्ड a company is faced with a situation where it can either produce some item by adding additional infrastructure which will cost them rupees 1,50,000, I think. No, हाँ, 15 लाख है ना। बट ये तो हो गया आपका एक तरीके से फिक्स कॉस्ट, क्या बोलते हो? बट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रुपीज 5। ओके, विल बी रुपीज 5 पर ही, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ऑल्टरनेटिवली अब दूसरा समाधान दे रहा है, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बाय द सेम आइटम फ्रॉम द वेंडर। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है क्या आपको? एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, सॉरी। ये आपसे होगा भी नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, सॉरी। ये वाला करो, ये कॉन्सेप्ट वही पढ़ाया नहीं मैंने आपको, सॉरी। ये वाला हो जाएगा, ये वाला करो। कॉन्सेप्ट को कल पढ़ाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट जो भी बचा है ना, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन का कराऊंगा। ये करो, करो। थ्री मिनट्स। मैं इसको कराऊंगा जब आपके 50 मिनट हो जाएंगे। अभी 49 हुआ है। 50 51 51 मिनट पे मैं स्टार्ट करूंगा इसको। आप करो इसे। यस, ओके। सचिन ने आंसर निकाल लिया है। व्हाट अबाउट सूरज? एक तो निकाल लिया है सचिन ने, वेरी गुड।
अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा फिर? नेक्स्ट वाला फर्स्ट पार्ट का तो आ गया, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? है नेक्स्ट का भी सेम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सेकंड पार्ट का भी सेम होगा, ऐसे कैसे भाई? भाई तुमको यहाँ पे दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फिक्स कॉस्ट दे रखी है तुमको, कितनी दे रखी है? 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 100 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दे रखा है 200 पर यूनिट, तो ब्रेक इवन तो आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कैलकुलेट द बीईपी। बीईपी पे प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। प्रॉफिट जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और इसको तुमने इक्वेट करके निकाला था क्यू इक्वल टू फिक्स कॉस्ट सेलिंग माइनस वेरिएबल, तो यही निकालना था। फिक्स कॉस्ट तुमको दे रखा है, तो ये तो सिंपल हो गया, इसमें तो एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस तुमको दे रखा है 200, है ना, -100, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपका 1000 यूनिट आ गया। ठीक, अब सेकंड देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट नीडेड टू बी प्रोड्यूस टू गेट अ प्रॉफिट। बेटा यहाँ पे प्रॉफिट जीरो नहीं है, इस बार प्रॉफिट दे रखा है कि अगर इतना प्रॉफिट आएगा, 20,000 का अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कितना क्वांटिटी बनाना है। 20,000 का अगर तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो कितना क्वांटिटी आ रहा है, तो तुम्हें पता है जो प्रॉफिट होता है वो होता है तुम्हारा सेल टोटल रेवेन्यू, दैट इज एस इंटू क्यू, है ना, एस इंटू क्यू माइनस आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, मतलब मैं एस इंटू क्यू की जगह अगर रेवेन्यू भी लिख दूं तो वो भी चलेगा ना। अगर तुम्हें बेसिक से ही यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे लिखोगे क्या? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? लेट क्यू क्वांटिटी बनी 20,000 के प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20,000 का अगर प्रॉफिट आएगा तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मतलब फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्यू। बोलो आया समझ में ये इक्वेशन? इक्वेशन समझ में आ गया? ओके, तो बस सॉल्व भी तो करना है अब आपको। ये हो गया आपका 20,000, ठीक है, टोटल रेवेन्यू मतलब 200 का सेलिंग प्राइस था इनटू क्यू माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट था आपका 1 लाख, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 100 वी इंटू क्यू, इंटू क्यू, तो यहाँ पे आपको क्यू तो सॉल्व करना है, कितना आ रहा है क्यू? कितना आ रहा है? बताओ क्यू कितना आ रहा है? है, क्या बात कर रहे हो यार? 200 क्यू -10, तो ये हो गया आपका 100 क्यू, ठीक है, ये हो गया आपका 10, ठीक है, और ये हो गया 1,20,000। अरे भैया इतना कहाँ से आएगा 1 लाख? ये आपका 1200 समथिंग आएगा। हाँ, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, डिवाइड बाय आपका 1200 आ रहा है। क्यों, कहाँ से क्या कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो?
इंजीनियरिंग तो हो ना, इंजीनियरिंग कर रखी है ना। कहीं 10+2 के बच्चे तो नहीं हो, कहीं गलती से आ गए हो मैकेनिकल वाली क्लास में। हो गया। चलो, अब इसका ग्राफ अगर बनाया तो कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनाना है हमको ग्राफिकली इसको, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो ग्राफिकली समझाना है। तो उसको ऐसे समझाएंगे हम, देखो ये देखो, ये ग्राफिकली ऐसे समझाना पड़ेगा इसको। फिक्स कॉस्ट कितनी है? लेट से 1 लाख, तो ये रहा फिक्स कॉस्ट, ठीक है, दिस इज फिक्स कॉस्ट। ये रहा आपका फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये कितना आ रहा था? 1 लाख, ठीक। अब उसके बाद आपका जो रेवेन्यू था, अगर हम रेवेन्यू की लाइन दिखाएं तो, अरे बाप रे बहुत गंदी आ गई है, रेवेन्यू की लाइन दिखाएं तो ये रेवेन्यू की लाइन थी, ठीक है। देखा जाए तो, पर हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन, ये देगा आपको टोटल, ये आपको क्या देगा? टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट। और जो आपकी सेलिंग प्राइस थी वो यही तो आएगी, ठीक। तो आपने जो वो निकाला था ना, 1000 क्वांटिटी, याद है, जहां पे ब्रेक इवन तुम्हारा, जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट क्या था? 0। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये तो हो गया कॉस्ट और ये हो गया क्वांटिटी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो वो 1000 ही था, जहां पे तुम्हारा क्या, यहाँ पे ये वाला पॉइंट था वो। और अगर तुम इसकी बात करोगे 1200 की, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा, कहीं ना कहीं तुम्हारा कहाँ पे होगा? देखो यहाँ पे हो सकता है वो, ठीक है। तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तुम इस जोन के अंदर होंगे, ठीक है, इस जोन के अंदर होंगे। ये समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं आप? यस और नो? यस और नो? आपको प्रॉफिट आया ना, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो यही वो प्रॉफिट है 20,000 का जो तुमको मिला, और यही वो था आपका 1200 यूनिट जिसपे आपको इतने का प्रॉफिट मिला। बोलिए, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, तो असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के वीडियो देख लेना डेली इसी टाइम पर 4:30 से। इंडस्ट्रियल की क्लास डेली इसी टाइम पे रहेगी 4:30 से 5:30। कभी हो सकता है कभी कभार हो जाए टाइम चेंज, पर क्लास डेली रहेगी। ओके। असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन मैं करा चुका हूँ, मैं बता दिया है। आपका इंडस्ट्रियल के अंदर जो चैप्टर कवर हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर सिग्नेचर कर दूंगा, है ना। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मैंने 1 अप्रैल से शुरू किया है, 1 अप्रैल से आप देखना शुरू कर दो, 1 या 2 से। और जो आपके चैप्टर कवर हो चुके हैं, पहला चैप्टर कवर हो चुका है असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में मैंने सिर्फ डी जनरेसी तक ही कवर किया है, ऑप्टिमैलिटी कवर नहीं की है अभी, डी जनरेसी, ठीक है। अब तीसरा आपका भी चल रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस, और करंटली चलता रहेगा अब सीधा। तो अपने दोस्तों को बोल दो जो ना देख रहा हो वो भी देख ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे लेक्चर, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहां तक ही रखते हैं, फॉर दैट बाय।